जैसे पहला सवाल है, आप लोगों के पास अपना पेपर भी है। एक्सप्लेन करेवाज ऑफ कश्मीर एंड देयर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर, आपके पास ऑलरेडी मॉडल आंसर्स तो देख लिए होंगे ऑनलाइन, मॉडल आंसर्स अपलोडेड है। तो आप देखो कि आपने 4 नंबर के हिसाब से इसमें स्पेस बहुत ज्यादा है। हम लोग जो मेजर आप लोग गलतियां कर रहे हैं वो है स्पेस मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो पा रही। स्पेस मैनेजमेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हो आप लोग, स्ट्रक्चर ठीक नहीं कर रहे हो। जैसे स्ट्रक्चर प्राइमरली 8 नंबर के सवालों में वो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें था कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया। उसमें क्या किया आपने, शुरू में तो बहुत सारी स्पेस यूज कर ली और थोड़ा सा ही कंटेंट लिखा। थोड़ा सा कंटेंट मीन जो काम का कंटेंट है वो थोड़ा सा लिखा, लेकिन स्पेस पूरी यूज कर ली। और जब पेज पलट के देखा तो थोड़ी सी स्पेस है, फिर उसमें भर भर के लिखने का प्रयास कर रहे हो। तो इससे एग्जामिनर के मन में क्या जाता है कि आप लोगों ने पहले कभी भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की, अब आपसे स्पेस मैनेज ही नहीं हो पाया, और जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसके मुताबिक आप आंसर को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे उसके अंदर, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये शुरू के पेपरों में तो जस्टिफाइड है। हमारे पास आई गेस 60 पेपर है मेंस के ना, तो आपको धीरे धीरे और पॉलिशिंग होती चली जाएगी, लेकिन इन बातों पे अभी कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा ताकि हर पेपर में आपके पास इंप्रूवमेंट आए। जब भी हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, कुछ एक आंसर राइटिंग के पहलू होते हैं, मैं कई बार क्लासेस में भी आप लोगों को बोलता था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रक्चर, उस पर फोकस करो। देखो अभी ज्योग्राफी के साथ ब्यूटी क्या है कि ज्योग्राफी इज कंटेंट ड्रिवन, हर सब्जेक्ट की अपनी एक डिमांड है, ये प्योरली कंटेंट वाला है। 4 नंबर में आपको चीजें आती हैं, करेवा आता है तो आप लिख लोगे, आपको कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज पता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पता है, उसका ओरिजिन पता है, उसका माउथ पता है, तो आप लिख लोगे, है ना। लेकिन कुछ एक एरियाज हैं, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 4 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत पेचीदा आता है। उसमें आपको फ्रेम करना पड़ता है आंसर। जब फ्रेम करना पड़ता है तो उसमें आपका समय जाता है कि आप सोचते हो कि इसमें क्या स्ट्रक्चर करें। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जल्दी अटेम्प्ट हो जाते हैं क्योंकि वो सीधे होते हैं, सीधे क्वेश्चन में सीधा लिखा जाती है बात। तो इसलिए ज्योग्राफी एक रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। तो और ज्योग्राफी का क्या है कि डोमेन बहुत ज्यादा नहीं है कि आपके पढ़े में से आने की संभावना बहुत ज्यादा ब्राइट है। हिस्ट्री का बात करें हम, पॉलिटी का सिलेबस बहुत ही ज्यादा है, उसके हिसाब से जो वहां पे क्वेश्चन आप देखोगे आपके पढ़े में से आने की संभावनाएं घट जाती है। तो हमने हर सब्जेक्ट को ऐसे टारगेट करना है कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस डाल सकते हैं हम लोग। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसपे फोकस अच्छा खासा डाला जा सकता है। स्ट्रक्चर पे काम करो। स्ट्रक्चर में कई बार ऐसा होता है कि आपके पास ना कंटेंट एवरेज होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने जब अटेम्प्ट किया होगा आपने देखा होगा कि 8 में से 8 तो नहीं आते, 4 आप लोगों में से, जैसे आपको कैसे मार्क्स मिले होंगे, किसी में 1-1 मिला है, किसी में 2 मिले, किसी में 3 भी मिले। तो कुछ क्वेश्चन है जो आपके बड़े बेस्ट क्वेश्चन है जिसमें 3 नंबर मिल रहे हैं, 4 में से 8 में से 5 भी मिल रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास। तो वो आपके बेस्ट क्वेश्चन है। हमने आंसर राइटिंग में जो अभी तक ये टेस्ट सीरीज में प्रयास कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 8 सवाल आए, एग्जामिनेशन का सिंपल फंडा है, आपकी सिलेक्शन का एक ही चांस है कि 28 क्वेश्चन आएंगे, 28 से 28 आपको नहीं आते होंगे हर किसी को। अगर मैं भी इतनी तैयारी के बाद भी बैठूंगा तो मेरे को 28 में से 22 और 23 ही सवाल होंगे जो अच्छे से आते होंगे। 2-3 सवाल तो ऐसे होंगे जो मैंने सुने ही नहीं होंगे, कभी आप भी नहीं सुनोगे। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी में, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विशाल ताल, किसी को नहीं पता था क्या है ना। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही नहीं किसी को। ऐसे ही 28 में से और सारे सवाल होंगे, एक हिस्ट्री की डोमेन में आ गया, एक सोसाइटी की डोमेन में आ गया, आपने सुना ही नहीं था। तो 22-23 क्वेश्चन जो आपको ठीक आते हैं, इनमें से हम जो टेस्ट सीरीज में प्रयास कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि 14 क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे लिखो। बहुत अच्छे की परिभाषा क्या है, ये मेरी मार्किंग का तरीका बताते हैं। कमीशन मुझसे थोड़ा सा लिबरल है मार्किंग में। कमीशन क्या करता है, 4 नंबर से आप में अगर आप बहुत खतरनाक आंसर लिखते हो तो वो आपको 3 नंबर भी दे देता है, 2 नंबर ऑन एन एवरेज दे ही देते हैं, राइट। ये कमीशन की मार्किंग है। 8 में से अगर आप बहुत ही जबरदस्त लिख देते हो तो आपको 5 नंबर देते हैं, मैं मैक्सिमम 4 दे देता हूँ। 20 नंबर में आप बहुत अच्छा लिखते हो तो कमीशन आपको 12 से 14 नंबर भी दे दिए। जब आरटीआई डाली तो देखा 12 से 14, हमारा क्राइटेरिया कि हम तो 10 ही देंगे, इससे ऊपर नहीं देंगे, राइट। तो हम जो मार्क्स दे रहे हैं कमीशन में इससे ज्यादा ही आपके मार्क्स आने वाले। अब होता क्या है, जो आपके बेस्ट आंसर है मींस आपके 60% स्कोर उसके अंदर आना चाहिए, तो मैं बोलूंगा बेस्ट। टेस्ट सीरीज का बेनिफिट क्या है, जब हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे कि हमने सोचा कि 700 क्वेश्चन करके चले जाएंगे, इन 700 क्वेश्चन में से आपके जो पढ़े में से सवाल आ रहे हैं, आपको 28 × 3 सिंपल फंडा, इतने क्वेश्चन वहां पे आएंगे हर पेपर में। अगर आपको इसमें से मोटा मोटा अगर 60 सवाल 50 सवाल भी फंस जाते हैं वहां पे, जो आप बेस्ट लिखने वाले हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो आपका सिलेक्शन देते हैं वो बेस्ट आंसर देते हैं, एवरेज आंसर कोई सिलेक्शन नहीं देते। अगर आप हर क्वेश्चन में 2-2 नंबर भी लाओगे तो 56 नंबर लाओगे आप 28 सवाल में, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए मिनिमम 90+, मिनिमम है ये कि 90 तो आने ही चाहिए। 90 आना, आप लोग स्कोर लगाओ जो मैंने स्कोर दिया है,
आप इसमें मान लो कि 2-3 नंबर और भी बढ़ा दो, है ना, तो इंटू 3 भी कर देंगे कि ये जो है पेपर 60 नंबर का, वहां पे 200 नंबर का पेपर होगा। तो क्या आप इस हिसाब से 90 का स्कोर क्रॉस कर पाओगे? अभी नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन ग्रेजुअली हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसी चीज को बढ़ावा देंगे। तो हमने क्या करना है, इतने सारे आंसर इकट्ठे कर लेंगे। अब आपके पास क्या जा रहा है, प्योर आंसर जा रहे हैं, क्वेश्चन और आंसर। आपका सारा कंटेंट, जो मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट है ये 14 क्वेश्चन। ये 14 क्वेश्चन में अगर आप 60 नंबर ले आते हो, 60% ले आते हो, मान लो 14 क्वेश्चन में आपने जो है 130-40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, जिसमें से आप 60-70 नंबर ले आए। अगर 70 नंबर यहां ले आते हो, तो बाकी जो एवरेज क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो आप लोग, एवरेज का मतलब है 4 नंबर का क्वेश्चन लिखा, 2 ही मिले क्योंकि ठीक ठाक सी बात लिखी है। 8 का किया तो 3 नंबर मिले क्योंकि ठीक ठाक सी बात लिखी है। तो अगर ऐसा करके भी आप 20 नंबर और ले आते हो, तो आप हर पेपर में 90+ का स्कोर ले आओगे। सिंपल फंडा है ना, नंबर के हिसाब से जाओ। आपको सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? तीनों जीएस में हमारा टारगेट होता है, अगर आप 90+ लाते हो, किसी जीएस में 100 ले आओगे तो किसी में 90 भी लाओगे, ऑन एन एवरेज जीएस में आपको 270 to 300 का टारगेट करना चाहिए। अभी हम लगा लेते हैं 270। ऑप्शनल के अंदर आपको 130 के अराउंड और प्लस स्कोर चाहिए, मिनिमम लिखता हूं मैं। 130 है तो 150 भी आया जा सकता है, लेकिन 130 आना ही चाहिए। एसए के अंदर आपको मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इतने नंबर में। 270 में 130 लगाओगे, 400 और 450, 450 में आप एसडीएम पहुंच जाते हो। प्योर सिलेक्शन के लिए आपको 430 432 था लास्ट ईयर, लास्ट टाइम का, तो 432 433 तक भी आ सकते हैं। 450 में आप एसडीएम हो जाओगे, इतने मिनिमम में भी आप एसडीएम बन जाओगे अगर जीएस में 90 आते हैं तो। लेकिन जीएस में क्या होता है, जीएस 2 स्कोरिंग नहीं है। जीएस 2 में अनूप के हाईएस्ट है, लेकिन उसके भी 84 थे। बाकी लोगों के चाहे रैंक बने उसके 70 नंबर है। जीएस 2 इज नॉट स्कोरिंग, जीएस 3 इज स्कोरिंग। वहां पे आप 105 लाओगे तो कहीं पे 70 भी लाओगे, तो ऑन एन एवरेज 90 के आसपास का आपका एवरेज स्कोर बनेगा। ये हमने टारगेट करना है, लेकिन 90 नंबर लाना बहुत ही कठिन होता है। नंबर नहीं आ पाते आउट ऑफ 200, तो मीन्स आपके 50% भी स्कोर नहीं आएगा। तो अभी भी आप अपना स्कोर देख सकते हो, अगर 60 नंबर से स्कोर है तो मेरे दृष्टिकोण में मैं आपको 30 नंबर में से मार्क्स दे रहा हूं, क्योंकि मैं 50% इज द हाईएस्ट लिमिट। तो आपको 30 नंबर में से मार्क्स मिले तो जितने भी मार्क्स हैं वो ठीक है, लेकिन इसको और आगे लेके जाना है, हमें 30 नंबर तक पहुंचना है। तो अभी बहुत बड़ा गैप है, उसको फिल करेंगे। वो कैसे होगा, धीरे धीरे आपके पास इतने क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। जिस दिन आप ये सारी टेस्ट सीरीज दे दोगे तो 700 क्वेश्चन कर लोगे। आप कोशिश करोगे इन 700 में से एटलीस्ट आपके 50 क्वेश्चन उस दिन आ जाए, और वो आ जाएंगे। लेकिन वो जब 50 आए तो आप उन्हें बहुत ही अच्छा लिखो, तब सिलेक्शन होगा। केवल आने से तो होगा नहीं सिलेक्शन, आपको लिखना भी पड़ेगा और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखना पड़ेगा। उसी का आप लोगों ने अब अभ्यास करना है कि कंटेंट आने के बाद भी आप लोगों ने देख लिया होगा इस पेपर में, आप नहीं लिख पाए, है ना, बहुत सारे पॉइंट है जो बाद में याद आए। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन आपके बिल्कुल ब्रेन के टॉप में नहीं थी, आपको समय लगा है उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए। तो लगातार आंसर राइटिंग से यही होता है कि इन्फॉर्मेशन इतनी बार चर्निंग होती है कि जब पहली अब क्वेश्चन आप नेक्स्ट टाइम देखोगे, जिसको आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है, तो आप वो उसको विद इन 2 मिनट से लिख दोगे। जैसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अब इससे आपकी पूरा टाइम मैनेजमेंट भी दिख रही थी। कैसे पता चला कि जिसने आगे से पेपर अटेम्प्ट किया उसने 20 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। जिसने 20 नंबर, किसने 20 से भी शुरू किया हुआ, मैं भूल रहा हूँ, आपने किया किस, है ना, शुरू के क्वेश्चन छूटे हुए थे। कोई एक है जिसके, अखिल तुम्हारे छूटे ना शुरू के 2 क्वेश्चन छूटे हुए, क्योंकि तुमने 20 नंबर से किया। वो कैसे पता चला कि 20 का बहुत ही अच्छा कर रखा है, तो ये लास्ट में तो नहीं किया होगा, ये पहले किया होगा। तो एग्जामिनर को सब पता है कौन कैसे अटेम्प्ट कर रहा है, क्योंकि वो पैटर्न दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, टाइम मैनेजमेंट पुअर है हमारी, उसी पे काम कर रहे हैं। तो पहला टेस्ट है, इसमें कोई जजमेंट नहीं हो रही। इसमें एटलीस्ट आप ये समझो कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि हमसे 1200 बच्चे पढ़ के गए पिछले 1 साल में। आप उन 1200 में से 40 हो, तो उनका तो सिलेक्शन नहीं हो रहा जो नहीं यहाँ तक पहुंचे। क्योंकि जब आप पहुंचने के बाद भी इतना स्ट्रगल कर रहे हो, जो नहीं पहुंचेगा यहाँ तक लिखने के लिए, तो वो तो रेस में ही नहीं है अब, राइट। तो इतने से में ही अब कंपटीशन है। इसलिए जो मैं बार बार कहता हूँ, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कंपटीशन कम है इस पेपर के अंदर, राइट। इस पे इंप्रूवमेंट की जा सकती है। अब आपने क्या करना है, आपके पास अगली बार आपने टाइमर के साथ काम करना है। अगर टाइमर की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहां पे पेपर कंप्लीट नहीं होता है। आपने कोशिश करनी है 4 मिनट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ दो, आगे मूव कर जाओ इमीडिएटली, है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपका ऑब्जेक्टिव है, मैंने हर किसी के उसमें लिखा है, ट्राई टू कंप्लीट योर आंसर्स। जेनरिक क्वेश्चन थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसपे आप 4-5 लाइनें ना लिख पाओ, फिर भी क्वेश्चन ब्लैंक गए, तो इसका मतलब क्या है कि आप टाइम मैनेजमेंट पुअर है। तो टाइम मैनेजमेंट में काम करो, ठीक है, उसके बिना नहीं होगा। अगर आप 28 में से समझो मैक्सिमम आप 2-3 क्वेश्चन अफोर्ड कर सकते हो छोड़ना,
बाकी के क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे वहां, और करने मतलब अच्छे से करना पड़ेगा, केवल कुछ भी लिखने से काम नहीं चलेगा। तो 4 मिनट 4 मार्क्स, 7.5 मिनट 8 मार्क्स, और 15 मिनट 20 मार्क्स। ये आपका टाइम का डिवीजन है। इसको स्ट्रिक्टली अभी फॉलो करोगे तो बाद में फॉलो हो पाएगा। अब होता क्या है, लिखने में आप हमेशा याद रखो ज्यादा टाइम कभी नहीं लगता। अगर आपको पूरा एक पेज भी भरना है, इस पेज को भरने में 3 मिनट बहुत ज्यादा है, टाइम लगेगा इस पेज में क्या लिखना है इसको सोचने में। उसी की स्पीड हम लोग तेज कर रहे हैं। आंसर राइटिंग यही काम है कि आपकी सोचने की क्षमता तेज हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा। अगली बार अगर आपको ये क्वेश्चन दिखा जाएगा कि कावेरी रिवर के बारे में लिखो, तो आप तेज लिखोगे, लेकिन अगली बार अगर आपको नर्मदा रिवर मिलेगी फिर स्टक हो जाओगे आप। तो अब तुम्हारे दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर रिवर का क्वेश्चन आए तो मैंने क्या लिखना है। जैसे कावेरी से ही शुरू कर लेते हैं। रिवर का क्वेश्चन आ गया, सबसे पहला क्वेश्चन कि ये रिवर का ओरिजिन कहां से और ये कहां पे जाके खत्म होती है, ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, इसकी लेंथ का डेटा प्रीलिम्स में याद किया तो था, लिखा क्यों नहीं किसी ने भी। प्रीलिम्स का एक पेट क्वेश्चन हर बार मैं करवाता था ड्रेनेज में कि रिवर की लेंथ के ऊपर कितनी बार क्वेश्चन आया कि इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो कावेरी रिवर की लेंथ पता होनी चाहिए थी हम लोगों को। तो इसमें लेंथ, इसका ओरिजिन, फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज, फिर इसके हाइड्रो प्रोजेक्ट, एक एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस, फिर इसके बारे में डिस्प्यूट, ये उसका करंट हो जाता। 4 5 6 पॉइंट लिख दे, 3 नंबर मिल जाएंगे। एक डायग्राम छोटा बनाओ और डायग्राम को हमेशा डब्बे में बनाओ और डायग्राम का नाम रखो। डायग्राम की पेट लोकेशन एक ही होती है, यहां पे बनेगा डायग्राम बस। कि कोई भी क्वेश्चन आए, ये उसकी परफेक्ट लोकेशन होती है जिसमें वो मिनिमम स्पेस यूटिलाइजेशन करेगा, आप मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जिस क्वेश्चन में आपको कंटेंट बहुत आता है उसमें इतना ज्यादा आता है कि आपको स्पेस की कमी लगती है, किसी में बिल्कुल नहीं आता। जस्टिफाइड होना चाहिए कि आपका कंटेंट इसके अंदर आ जाए और पूरी बात आप बोल पाओ, तो डायग्राम इतने से पार्ट में बनेगा। कावेरी रिवर में बस आपने एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम का नाम होगा कावेरी रिवर, है ना, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो कावेरी रिवर बनाई, हेमवती, कावती, सारी इसकी ट्रिब्यूटरी बनाई, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया, डायग्राम खत्म। कहां से स्टार्ट होगी दिखा दी, ब्रह्मगिरी हिल से मैसूर प्लेट्यू, राइट। तो इस तरह से बनाना था। एक दो सिटी दिखा दो इसके बैंक पे, ये भी डालो। हम लोग करते हैं ना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं किसी रिवर के बैंक में, तो सारी प्रीलिम्स वाली इंफॉर्मेशन थी इसके अंदर। तो हिमाचल के अंदर कुछ क्वेश्चन जान के, इतना सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी में थोड़ी आता है, हमने डाला है इसके अंदर क्योंकि हिमाचल पूछता है ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, राइट। तभी तो पूछा गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन करेवास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विशाल ताल, पूछता है ऐसा हिमाचल। क्लियर। तो इस तरह से आपने, अब इस पेपर से आपको ये पता चल गया कि अगली बार जब आप रिवाइज करके आओगे, जैसे पढ़ के तो आप इस बार भी आए थे, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी गहराई में करेवा भी 4 नंबर का पूछा जा सकता है। अब जब आप रिवीजन करने शुरू करोगे, है ना, तो आपको पता चलेगा छोटे छोटे एरियाज पे ध्यान देना होता है। उसको उसी दृष्टिकोण से अब आप लोग तैयार करना शुरू जाओ। मैंने ज्योग्राफी के जो आपको क्वेश्चन बैंक दिया था, या आप लोगों का वैल्यू एडेड कोर्स है, उसको देखो अब जाके। अगर उसको देखा होता है तो तुम्हें पता होता है ये माइक्रो एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो माइक्रो एरियाज आपके तैयार होते पहले से, राइट। अगर वो तैयार नहीं है, सिंपल फंडा है, अगर आपके लिखे से 50 क्वेश्चन नहीं आएंगे उस दिन, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें आउट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आउट परफॉर्म नहीं करोगे तो आप एक एवरेज आंसर लिखोगे, एवरेज आंसर में सिलेक्शन नहीं होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर में सिलेक्शन होता है, राइट। एवरेज आंसर का मैंने बता दिया, एवरेज आंसर में आपको 56 60 70 नंबर भी मिल जाएंगे। 70 नंबर में भी सिलेक्शन नहीं है, 80 नंबर में भी सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन के लिए मिनिमम मार्क्स इज 90। अगर आप 85 भी ला रहे हो तीनों पेपर में, तो भी आप रेस से बाहर होगे, राइट। तो इस चीज पे ध्यान दो, इसलिए आपके पढ़े लिखे और रटे में से आना चाहिए। तो उस इन चीजों को, अगर ये 700 क्वेश्चन भी आप रटी गए और इनको एज इट इज ऐसे उतार गए लिमिटेड टाइम के अंदर, तो अब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो इन पे अब ऐसे काम करो। तो आपने क्या करना है, जो पेपर हो गए इनको फिर से अप्रोच करोगे और इनका मॉडल आंसर ऐसे ही बनाओगे, शॉर्ट नोट, राइट। और उसी को बार बार रटो अब अगले साल तक। अब जैसे आपको पहले ही एंटिसिपेट करना पड़ेगा। मैंने पूछा है जी कावेरी रिवर सिस्टम, आपने 5 7 10 रिवर सिस्टम हमने पढ़े, सब पे इतना नोट बना के रख लो, प्रीलिम्स भी तो कवर हो गया आपका। तो ऐसी बाकी पे भी नोट बना लो, तापी, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, दामोदर, सब पे बना के रख लो। तो अगर कुछ भी आए एज इट इज आपकी इन्फॉर्मेशन आई, नहीं आई तो प्रीलिम्स तो प्रिपेयर ही हो गया आपका, राइट। ऐसे अब आपने तैयारी करनी है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट सिटी ऑन द बैंक, सभी रिवर्स की इसी तरीके से छोटे छोटे नोट्स बना लो, राइट। ऐसे ही करेवा के लिए। तो अब करेवा का क्वेश्चन सिंपल, अब इसमें टेक्निकल ग्लिच किया बहुतों ने। करेवाज के साथ टेक्निकल क्या है कि करेवाज जो है कश्मीर वैली में है, ये पीर पंजाल रेंज, सॉरी हाँ पीर पंजाल रेंज और झास्कर रेंज के बीच में, इसमें ग्रेटर हिमालयस है ही नहीं। कश्मीर में ग्रेटर हिमालयस आर मिसिंग, वहां नहीं है ग्रेटर, तभी तो प्लेन एरिया वो। कश्मीर हाई ऑल्टीट्यूडनल प्लेन एरिया है, बिल्कुल प्लेन है कश्मीर, वहां पे ये करेवाज है, राइट। इनका फॉर्मेशन बताओ। अब आपने देखा कि 4 नंबर में सभी ने ये एक्सपीरियंस किया
और ये जान के डाला गया है क्योंकि 4 नंबर में हिमाचल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको लगेगा यार इसमें क्या लिख दें 4 नंबर में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के डोमेन में, उसमें 4 नंबर में ऐसी बात पूछी होगी कि आपको लगेगा कि ये तो एसए के लेवल का क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्या लिखे, राइट। तो ये दोनों ही वेरिएशन है, तो वहीं पे लाइन ड्रॉ करनी, आंसर राइटिंग वहीं पे चाहिए। अब आपको इसको एक्सपेंड करना चाहिए, तो एक्सपेंड क्या है, फॉर्मेशन समझा दो कि ये इन जगहों के ऊपर बने हैं जहां पे लैक्टोस्ट्रीन, जैसे कई लोगों ने कीवर्ड डाला, लैक्टोस्ट्रीन डिपॉजिट है, ग्लेशियर की मेल्टिंग के बाद बने हैं, प्लीस्टोसीन के बाद ग्लेशियर मेल्ट हो गए, डालो टेक्निकल वर्ड्स, है ना, और उसके बाद के रिमेन्स है, मोरेन्स जैसे दिखते हैं। तो ये सारे इसके कीवर्ड्स राइट। फिर इसके सिग्निफिकेंस बता दी, जैसे नरेंद्र ने लिखा कि टूरिज्म, यहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत पॉपुलर है। जीआई इंडिकेटर नहीं लिखा हमने, है ना, किसी ने किसी ने जीआई इंडिकेटर मेंशन किया था 2020 में, जीआई इंडिकेटर मिला है, वो एक इसका करंट हो जाता। तो ये इसकी डिमांड है आंसर की, राइट। तो स्ट्रक्चरिंग क्या आपको क्लियर होना चाहिए कि इसकी डिमांड क्या है, वो इसका स्ट्रक्चर होगा। 4 नंबर में ज्योग्राफी में अनुमान इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर भी स्कोप मिले तो लिख देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर 2nd नंबर का क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस इंपॉर्टेंट पासेज ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। इससे अच्छा कमांड हो सकता था ब्रीफली डिस्क्राइब। अगर माउंटेन पासेज, जैसे आपने क्या किया, 6-7 माउंटेन पासेज लिख दिए, कभी मत लिखो। मैं हमेशा बोलता हूं चाहे नंबर 20 का आ जाए, ज्यादा पॉइंट नहीं लिखने, हमेशा स्ट्रक्चर पे काम करो। क्या इसका इंट्रोडक्शन हुआ? नहीं हुआ। इंट्रोडक्शन क्या होगा कि माउंटेन पास क्या होता है, उसकी परिभाषा ही नहीं लिखी हमने। इंट्रोडक्शन हैज टू बी डेफिनेशन, कोशिश करो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हो। उसके बाद आप समझो कि आपको तो 50 माउंटेन पासेज याद है, हमने क्लास के नोट्स में भी दिया हुआ है, लेकिन सारे नहीं लिखे जा सकते। कौन से 4 लिखने हैं जो इंडिया के ईस्ट टू वेस्ट सारी जगह को कवर कर रहे हो? लिखे किसी ने तो पूरे हिमाचल ही लिख दिए, लिखे तो पूरे जीएन के लद्दाख ही लिख दिए, नहीं, आपने सारे लिखने। आपने क्या लिखना है, एक उठाओ यहां से, एक उठाओ यहां से, एक उठाओ नाथुला जलेपला, एक उठाओ उत्तराखंड का माना या नीति पास, लीपू लेक जहां से मानसरोवर हो रही है, एक उठाओ डीपू पास या बॉम्बडिला पास। आप सारे रीजन के पास लिखो और एक डायग्राम बनाओ। डायग्राम का नाम रखो, इसका करो डब्बे में बंद, इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेज ऑफ इंडिया, और यही 5 बनाओ, क्योंकि स्पेस नहीं होगा ना आपके पास लिखने का 5 पासेज। और यहां पे चाहे मत लिखो, फिर लिख लो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये। तो आपने क्या किया, पूरा ईस्ट टू वेस्ट सारे माउंटेन पासेज बता दिए। किसी ने साउथ के भी बताया, वो भी ठीक है। डायग्राम में डिपिक्ट करना पूरे इंडिया में, स्पेस कम होता है तो डायग्राम नहीं बनता, इसलिए मैं आपको बोल रहा कि साउथ इंडिया के माउंटेन पासेज बनाओ, राइट। हर माउंटेन पासेज में दूसरा उन्होंने लिखा डिस्कस, वैसे होना चाहिए था डिस्क्राइब। अगर डिस्क्राइब भी करना है, अगर हम 10 माउंटेन पासेज लिख देते हैं, उन पे एक भी लाइन नहीं लिखते, वो बेकार है, आपको मिलेगा 1 नंबर, क्योंकि आप समझे ही नहीं एग्जामिनर ने क्या बोला है। एग्जामिनर ने बोला है समझाओ, उसने नहीं बोला हाईलाइट। अगर उसने बोला हाईलाइट द माउंटेन पासेज तो चाहे आप 50 लिख दो। फिर अगर उसने लिखा डिस्क्राइब द माउंटेन पासेज तो लिखो उनके बारे में एक लाइन, किन 2 एरियाज को कनेक्ट करें, कौन से माउंटेन पीस पे हैं, जैसे खरदुंगा लिखा हाईएस्ट माउंटेन, कुछ इन्फॉर्मेशन है, लीपू लेक मानसरोवर के लिए यूज होता है, कहां पर है ये लिखो, राइट। तो इस तरह से याद करोगे इसको। मतलब कोई पास मेंशन कर रहे हैं, उसमें उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नहीं, एक लाइन में, क्योंकि हमें समझना है 4 नंबर में स्पेस ही नहीं है। लिखा बहुत कुछ जा सकता है लेकिन स्पेस नहीं है, तो हम उसकी कनेक्टिविटी, उसकी लोकेशन, बस कौन से स्टेट में, बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था, मैंने इसको ऐसे प्रेजेंट किया कि इंपॉर्टेंट पास इंडिया, मतलब मैं थ्योरी पास मेंशन करता हूं तो उसकी सिग्निफिकेंस और उसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहिए, अदरवाइज तो बहुत सारे पास। लेकिन हम ऐसा 4 में ही कर सकते हैं, तो हर पासेज पे 1 या 2 लाइन, है ना, मैक्सिमम 1 लिखी जा सकती है, क्योंकि 4 नंबर में अनुमन 7 लाइनें लिखी जा सकती है, फॉन्ट साइज ऊपर नीचे होगा, 7 से 8 हो सकती है मैक्सिमम, है ना। तो उसमें अगर हम 4 से 5 लाइनें माउंटेन पासेज में चलेगी, 2 इंट्रोडक्शन में हो गई, अभी कंक्लूजन भी आएगा। अब इसका कंक्लूजन क्या आएगा, माउंटेन पासेज का एक ही साथ कंक्लूड करो। हर माउंटेन पासेज की 2-3 ही सिग्निफिकेंस है, उसकी ट्रेड सिग्निफिकेंस है, नाथुला जलेबला सिल्क, ओल्ड सिल्क रूट की सिग्निफिकेंस है, माउंटेन पासेज से स्कॉलर्स का आना जाना हुआ इस देश के अंदर, है ना। तो ट्रेड और ट्रेड एंड हाँ, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, ट्रेड है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, वर्ड बोल रहा हूँ मैं, डिसेमिनेशन ऑफ द फिलोसॉफिकल आइडियाज विच इंडिया हैड। इन्हीं माउंटेन पासेस से फाहियान और हवांग से आए। केवल कंक्लूजन में लिखो ना, बस इट इज अ माउंटेन पास इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम वेयर सतलज एंटर्स इनटू इंडिया, बस एक लाइन।
नहीं तो मैंने कब बोला हिस्ट्री, मैंने कंक्लूजन में 3 लाइनें बोली हैं, सभी के कंक्लूजन में जेनरिक, कंक्लूजन हैज टू बी वेरी जेनरिक, सबकी सिग्निफिकेंस नहीं लिखनी है, एक सिग्निफिकेंस इन्हीं माउंटेन पासेस सबसे कुल मिला के कुछ ऐसा हुआ है। एग्जाम्पल नो मत लिखो ना, मैंने पहले क्वेश्चन में कहा आपको कंक्लूजन बोला, तो कंक्लूजन का मतलब क्या है, कंक्लूड कर दो, खत्म कर दो बात को। तो कंक्लूजन में ये कहा है कि आप जो है केवल डिस्क्राइब मतलब उनको स्टेट करके छोड़ दो, मींस लिख के छोड़ दो। तो कंक्लूजन 2-3 कुछ समस्या पूछेगी, जैसे इंटरलिंकिंग है, इसका कंक्लूजन नेसेसिटी था, हाँ उसका कंक्लूजन डिफरेंटली आएगा, उसमें कंक्लूड करोगे आप बात को, लेकिन कंक्लूजन का नॉट नेसेसरी कि आपने निचोड़, कंक्लूजन का नॉट नेसेसरी कि आपने कोई सॉल्यूशन देना है, नॉट नेसेसरी। कंक्लूजन कैन ऑफर सॉल्यूशन, कैन बट नॉट नेसेसरी। सर इसका कंक्लूजन ये कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंक्लूजन में लिखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो गवर्नमेंट से एक्टिविटी हो गया, ट्रेड हो गया, हाँ सभी की, हाँ एक ही साथ लिखेंगे। तो इससे क्या है, दो तरीके हो सकते थे, एक तरीका था कि मैं 8 माउंटेन पासेस लिख दूं, एक तरीका जैसे मैंने बताया कि हमने एक इंट्रोडक्शन लिखा, फिर 4 ही बताया और एक कंक्लूजन लिखा। ज्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले में है, क्योंकि उसमें पता चल रहा है कि आप चीजों को होलिस्टिकली देखते हो, कि उन्होंने रट्टे वाला व्यक्ति तो नहीं चाहिए वहां एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए ना, एक शब्द होता है इन्फॉर्मेशन, एक शब्द होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब है कि चीजों को जब आप ऑर्गेनिकली देखते हो तो वो नॉलेज है, जब आप डेटा देखते हो तो इन्फॉर्मेशन है। तो हमने कोशिश करनी है चीजों को इस तरह से देखना कि वो ऑर्गेनिकली लिंक्ड लगे, राइट, बस ये प्रयास है। अब जैसे तीसरा सवाल था, डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये बहुत अच्छा लिखा जा सकता था, 1-2 लोगों ने ठीक लिखा। अब जैसे इन दोनों के अंदर जैसे यहाँ पे गलतियों से सीख लेते, एक डायग्राम पर्याप्त था, एक डायग्राम में दोनों बनाए जा सकते, तो हम स्पेस क्यों वेस्ट करें। दूसरा है, जब भी कोस्टल प्लेन्स आए, इस तरह का सवाल आए, फिर से आप इस स्ट्रक्चर पे चले जाओ, डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरह से सेंटर पेज पे लाइन खींचना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा कंटेंट डाला जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन में स्पेस की कमी की वजह से देयर हैज टू बी एन इंट्रोडक्शन, एक उसका बॉडी पार्ट होगा, एक उसका कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन कोस्टल प्लेन्स का सभी का एक जैसा तो है, कोस्टल प्लेन के 3 ही सिग्निफिकेंस है, इनमें बहुत बढ़िया खेती होती है, राइस और गन्ने की खेती होती है, इरिस्पेक्टिव है कि ईस्ट है कि वेस्ट है। दूसरा है इसमें मछली पकड़ी जाती है, तीसरा है इसमें बंदरगाह होते हैं, बस ये तो तीनों का कॉमन था, ये लास्ट में लिख दो। डिफरेंशिएट में कॉमन पॉइंट नहीं लिखने, डिफरेंशिएट में क्या लिखोगे, अलग क्या है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो गुजरात से शुरू होते हैं, काठियावाड़ से, और नीचे तक जाते हैं केप कैमोरिन तक, और दूसरे वाले जो है बंगाल से शुरू होकर यहां तक जाते हैं। पहले पॉइंट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स उतने नैरो नहीं है, ईस्टर्न ज्यादा नैरो है, इसलिए एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूशन है वो ईस्ट का ज्यादा है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर क्योंकि वो सबमर्जिंग कोस्टल प्लेन्स है, तो वहां पे नेचुरल हार्बर्स है, कांडला, कोची, मुंबई, मरमेगांव। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में सबमर्जिंग कोस्ट है, तो नेचुरल बंदरगाह वहां पे नहीं बन पाए हैं। तो इस तरह से 2-4 सिग्निफिकेंस लिखने थे आपके, राइट, तो यही था। तो इसमें अगर आप 4 पॉइंट लिख दोगे, इंट्रोडक्शन लिख लोगे कि जो है कोस्टल प्लेन्स की एक सिग्निफिकेंस है हमारी, या कोस्टल प्लेन्स वो क्षेत्र हैं जो लैंड मास और समुद्र के बीच वाले क्षेत्र होते हैं, राइट, और उसके बाद कोस्टल प्लेन्स के बारे में। अगर आप इंट्रोडक्शन अवॉइड भी कर सकते हो तो अवॉइड कर दो, हाँ कोस्ट लाइन का डेटा डाल दो, बिल्कुल ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक, राइट। तो ये लिखा जा सकता था। तो डिफरेंशिएट का मतलब है जो डिस्टिंग्विश पॉइंट है दोनों के, वो यहाँ पे डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट है यहाँ पे लिखो, कंक्लूजन में कॉमन पॉइंट लिख लो कि एग्रीकल्चर सिक्योरिटी में साउथ इंडिया में ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करे, खेती के लिए बहुत उपयोगी है, फिशिंग के लिए बहुत उपयोगी, ये सारे पार्ट, राइट। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। 5th क्वेश्चन है, इस चीज को हमेशा याद रखो, मैक्सिमम लोगों ने गलती करी है, फिजियोग्राफिक डिवीजन इज द जियोमॉर्फिक डिवीजन, राइट। रीजनल डिवीजन अलग होता है, रीजनल डिवीजन का मतलब है पंजाब है, हरियाणा है, अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन। फिर भी मैंने 1 मार्क्स दिया है, जस्ट कि मेहनत करी और अच्छा लिखने का प्रयास किया है, और इन्फॉर्मेशन जो लिखी है वो ठीक है, बस इसलिए 1 मार्क्स कई लोगों को दे दिया, नहीं तो इसमें आएगा भाबर, तराई, बंगार और खादर, राइट। अब इसका देखो इंट्रोडक्शन, जब भी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात हो तो पहले बताओगे, जैसे कई लोगों ने अलग अलग डायग्राम बनाए, एक डायग्राम ये है, मेरे दृष्टिकोण में एक तो ये बन सकता था, इससे भी बेहतर हो सकता था जो हम क्लासेस में बनाते हैं, ये वाला डायग्राम, जिसमें हम जो है बंगाल है ना, खादर, बंगाल, भावर और तराई, इस तरह से बनाओगे तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, नाम होगा इसका फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब इसी के अंदर इंट्रोडक्शन में आप नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में बताओगे। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का इंट्रोडक्शन क्या होगा, डेटा,
ये 3200 किलोमीटर के लंबे प्लेन्स हैं जो 150 से 300 किलोमीटर की विड्थ कैरी करते हैं और टेथिस जियोसिंक्लाइन के भरने के बाद बने हैं। और 3 नदियां इनको ड्रेन करती हैं, उधर से इंडस की ट्रिब्यूटरीज गंगा और ब्रह्मपुत्र। बस ये पंजाब से लेके आसाम तक फैले हुए। ये इसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोड्यूस किया ना अपने प्लेन्स को, उसके बाद उनके बारे में जियोमॉर्फिक डिवीजन बताया। कंक्लूजन सिंपल, हमने कितनी बार सिग्निफिकेंस किया ग्रेट इंडियन प्लेन्स का। स्पेस की कमी की वजह से हम लिख सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट। सबसे महत्वपूर्ण फूड सिक्योरिटी, क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन प्रायोरिटाइज करना हो। तीसरा कि यहाँ पे क्योंकि ये प्लेन इलाके हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो कि तकरीबन 50-55% है वो इन्हीं प्लेन्स के ऊपर रहती है, मोस्ट पॉपुलस। तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी आ गया, एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस आ गई, कल्चरल सिग्निफिकेंस आ गई। बस इतना ही लिखा जा सकता था। सिग्निफिकेंस कई सारी है, हमारे पास इतना ही स्कोप है स्पेस को देखते हुए, राइट। ये इसका परफेक्ट आंसर के आसपास हो सकता था, जिसमें से आपको 8 में से 4 से 5 नंबर। हिमाचल कई बार तो बहुत ज्यादा बेनिवलेंट है, 8 में से 6 नंबर भी दिए उन्होंने लोगों को। अगर आप सिंपल फंडा क्या है, कैलकुलेशन कहती है 15 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, लेकिन 15 क्वेश्चन आप में 8 क्वेश्चन अगर इसमें से बहुत ही अच्छे लिख दो तो 8 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स मिल सकते हैं आपको, तो 24 मार्क्स यहां पे कमा लो। अगर आपको 10 क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के और इन 8 में से आप 6 क्वेश्चन में 5 नंबर स्कोर कर लो, 30 नंबर आप यहां कमा गए। 20 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, 20 में से आप 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे करो जिसमें आप 12 नंबर ले आओ ना, तो आपके ये रिमार्क्स 48 इंटू 78 मार्क्स आ गए। अब बाकी जो आप एवरेज करने वाले हो थोड़ा बहुत, कि यहाँ पे आपने जो है 8 ही करे लेकिन 5 आप ऐसे थे जिसमें 1 या 2 नंबर भी ले आओगे, बाकी आपने मैनेज करना है, इसको धीरे धीरे 95 तक पुश करो एवरेज क्वेश्चन से। कि 20 नंबर का तो तीसरा क्वेश्चन भी करोगे उसमें 6 ले आओ, 8 ले आओ, तो आपने अगले 15 नंबर ही लाने और 15-17 वो आ सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन आपका 78 से होगा, इनसे नहीं होगा, 15-18 से। तो आपने अप्रोच क्या करनी, यही 78 नंबर लाने। तो अगर आप 70 से 75 की हमारी रेंज होती है, इतने नंबर इंश्योर कर लेते हो बेस्ट आंसर से, तो बाकी का जर्नी आसान हो जाती है, राइट। तो उसका प्रयास करना है। इसलिए ये सारी टेस्ट सीरीज आपको तब बेनिफिट करेगी, इसमें से आएगा 100% पेपर, लेकिन आया हुआ पेपर भी आप करवाओ, ये बहुत बड़ी बात है। कि बहुत सारे लोगों ने पता है क्या आना है लेकिन वो लिख नहीं पाए उस दिन। तो एक तो आना, नॉलेज होना, और उसको रिप्रेजेंट करना, दोनों डिफरेंट टास्क है। तो हमारा प्रयास क्या है कि वो रिप्रेजेंट होनी चाहिए जो हमें चीज आती है, राइट। देखो अब अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब इसमें क्या करना है, एक तो डायग्राम होगा, इसका डायग्राम सिंपल जो हम लोग क्लासेस में भी बनाते थे और जो आपके एटलस में भी दिया हुआ है, अंडमान निकोबार का डायग्राम, उसके अंदर डंकन पैसेज है ना, और 10 डिग्री चैनल कहीं ने बहुत अच्छा बनाया, कोको चैनल भी बनाया, बैरन आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर भी दिखाओ, इंदिरा पॉइंट भी दिखाओ, सैडल पीक भी दिखाओ, जो जो पॉइंट डिपिक्ट हो सकते थे। इंफॉर्मेटिव डायग्राम हैज टू बी वेल लेबल्ड, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एग्जामिनर को लगे अब कंटेंट क्या पढ़ने, इसने सब कुछ तो इसमें दे दिया, वहीं पे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। फिर लिखने की बात क्या है इंट्रोडक्शन में, कि अंडमान निकोबार, कई लोगों ने अच्छा लिखा है, मैक्सिमम लोगों ने, कि ये कॉन्टिन्यूशन ऑफ हिमालयस बोला जाता है। प्लेट टेक्टोनिक का जिक्र नहीं किया, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक के दृष्टिकोण से ओशनिक कोलिजन की वजह से बने, ये वर्ड छोड़ गया। कि ये वॉल्केनिक क्यों है, क्योंकि ओशन कोलिजन था, तो ओशन कोलिजन की वजह से ये अंडमान एंड निकोबार के वॉल्केनिक आइलैंड का जन्म हुआ है, और ये जो है बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। उसके बाद इनके बारे में इंफॉर्मेशन आप देनी शुरू कर दो कि इसमें जो है इतने सारे आइलैंड्स हैं, सम ऑफ देम आर इनहैबिटेड, सम आर अनहैबिटेड, और इनके बारे में बताया। फिर इनकी सिग्निफिकेंस बतानी शुरू करो। बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, एनवायरमेंट में तुमने वर्ड पढ़ा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारे अंडमान निकोबार, ये वर्ड मिस हो गया। दूसरा कि हमारी जनजातियां ट्राइबल 8.6% ट्राइबल यहाँ पे रहती हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट है जरावा, सिंथलीज, है ना, ये जो मंगोलियन ट्राइब्स हैं। अच्छा एक और ध्यान रखना, अंडमान के ट्राइब्स नेग्रिटोज नहीं है, दे आर मेजरली मोंगलॉइड्स, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया आपका मंगलॉइड है, ये साउथ ईस्ट एशिया से लोग आए हैं यहाँ पे, इंडिया से लोग अंडमान नहीं गए, इस चीज को ध्यान रखो, इंडिया से लोग अंडमान नहीं गए, लोग जो है साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया से अंडमान आए, तो वो मोंगलॉइड रेस है प्राइमरली, एक आधी रेस है इसमें नेग्रिटो, मैक्सिमम मोंगलॉइड रेस है यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से अब इनकी सिग्निफिकेंस बतानी शुरू की। आपने बताया कि 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी अकेले अंडमान निकोबार में, 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से, कि सबसे ज्यादा इंडिया में अगर कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निकोबार के अंदर 96। क्योंकि नहीं अभी इसलिए मैंने अभी वो वाले सारे पॉइंट्स नहीं बोले, है ना, मैंने वो बातें बोली हैं जो आपने मैप में नहीं दिखाई है, कि इनका फॉर्मेशन बताया है, बाकी चीजें बताई हैं, ट्राइबल्स बताए।
आपने कहा कि सेकंड पे तो मत लिखो ना, मैंने बोला तो है जरूरी नहीं है, आप इनका फॉर्मेशन बताओ ना, वो तो नहीं बनाया था आपने डायग्राम में, आपने जनजातियों के बारे में डिटेलिंग नहीं बताई थी उसमें यदि हमने कोई डायग्राम यार। पॉलिटी में तो डायग्राम बन ही नहीं पाता, डायग्राम बनता ही केवल ज्योग्राफी में, फ्लो चार्ट। देखो सब्जेक्ट की डिमांड, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट की डिमांड है योर आंसर, योर डायग्राम शुड कॉम्प्लीमेंट योर आंसर। व्हेन आई से द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, वो एड ऑन करे जो आपने लिखा है। जो आपने लिखा है अगर वही डायग्राम में डाल दिया तो कोई फायदा ही नहीं है, आपने एक ही चीज दो बार बता दी उसको, ठीक है। तो दोनों आपका स्पेस खर्च हुआ है ना डायग्राम में, तो डायग्राम कुछ ऐसी बात बोले जो आपने नहीं लिखी थी, तो लिखने, अब जब आप अंडमान का डायग्राम बड़ा बनेगा, इतना स्पेस चला जाएगा आपका अंडमान के डायग्राम में, तो स्पेस तो वैसे ही बहुत कम है। तो आप फॉर्मेशन बताओगे, जनजातीय बताओगे, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस बताओगे, फिर जैसे स्टेट ऑफ मलक्का और यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी की वजह से हमें स्टेट ऑफ मलक्का और अंडमान सी के अंदर इतना एक्सेस जो मिला इन्हीं की वजह से मिला हुआ है। इसी वजह से हमारी नेवी वहां बैठती है, जो कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरह से इसकी जो है सिग्निफिकेंस बताते हुए हम लोग जाएंगे, राइट। टूरिज्म एक, जैसे अंडमान एंड निकोबार का एक प्लान है अंडमान आइलैंड्स का, एक बार प्लान पढ़ लेना, मैं अभी स्किप कर रहा हूं। उसके तहत साउथ ईस्ट एशिया में पूरे वर्ल्ड का टूरिज्म बहुत ज्यादा आ रहा है। ट्रॉपिकल नेशन, अगर आप देखोगे ट्रॉपिकल कंट्रीज में कौन घूमने आएगा, यूरोपियन, एक्सेप्ट साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि वहां के बीचेस बहुत पॉपुलर है। तो हम इसको ऑल्टरनेट बना रहे हैं ना, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड का, तो उस लेवल पे इसको विकास करने का अब कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें डालो उसमें, वो टूरिज्म के लिए बनाया, अगर वो कनेक्टिविटी भी है तो टूरिज्म के लिए, तो टूरिज्म इसकी अपने आप में एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, राइट। तो 4 सिग्निफिकेंस लिख ली, इनकी फॉर्मेशन बता दी, थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दी बस। अब इसी की लाइन ऑफ थॉट में आपने इसी से सेंस लगानी है कि चलो लक्षद्वीप भी तो तैयार किया जा सकता था, कि लक्षद्वीप पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लक्षद्वीप आपका तैयार होना चाहिए, सेम लाइन ऑफ थॉट पे। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आइलैंड पे, कि इंपॉर्टेंट जैसे माउंटेन पासेज है, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ इंडिया पूछ लिया, तब आपके पास और 2-4, अगर 8 नंबर में पूछा तो अपने पास 4 आइलैंड्स और होने चाहिए थे। श्री हरिकोटा है, 2 लाइनें उसके ऊपर होनी चाहिए थी, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, पेरोटन आइलैंड है, एलिफेंटा आइलैंड है, ये सारे आइलैंड के हमें 4-5 नाम याद होने चाहिए। देखो अब 7 क्वेश्चन सबसे कम बच्चों ने किया हुआ है, सबसे कम 7 क्वेश्चन अटेम्प्टेड है, बहुत कम। अब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर पूछा है, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो ना, इंटरलिंकिंग का मतलब क्या है, किसी ने नहीं समझाया कि व्हाट डू वी मीन बाय इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत आप हिमालयन रिवर सिस्टम को पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में कनेक्ट कर रहे हो, और सारी बातें यहां पे लिखी, क्यों कर रहे हो, ताकि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, वाटर मैनेजमेंट देश के अंदर बेहतर हो, वाटर जो है हर जगह एक्सेसिबल हो, क्योंकि पानी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर, हम उसको इवन लेकर आ रहे हैं। तो सरकारें क्या करती हैं, जो ज्योग्राफी ने या नेचर ने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किया है, सरकारें उसको इवन करती हैं, तो वही इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है, राइट। तो अब इसमें है कि जैसे क्रिटिकली एग्जामिन ना, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या गंभीरता से विश्लेषण कीजिए, इसका मतलब है। तो हमने क्या करना है, जो इन्होंने पॉइंट बोले हैं वो पॉइंट तो लिखने ही है। आप अपने नोट्स पढ़ोगे तो उसमें मैंने डेटा डाला हुआ है, कितने गीगावाट ऑफ एनर्जी बनेगी, है ना, कितना नेविगेशन जनरेट होगा। इनलैंड नेविगेशन की बात ही नहीं लिखी हमने, कि इनलैंड नेविगेशन सिस्टम बनाना है वहां पे, है ना, ये सारे पॉइंट लिखे जाएंगे, कुछ फायदे फिर कुछ नुकसान, क्योंकि गंभीरता से विश्लेषण करना है, तो हमने वहां पे नेगेटिव भी गिनाने हैं इसके, राइट। फिर कंक्लूड करना है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इन सारी चीजों पे ध्यान दिया जा सकता है जो उसके नेगेटिव है, वो फिर जो है अगर उसको साइडलाइन किया जा सके तब जाके ये बेटर है। और इसके अंदर एक बहुत नुकसान वाली 2-3 पॉइंट लिखने हैं यहाँ पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसलोकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, वो सबसे बड़ा मुद्दा है इसका। लार्ज स्केल ट्राइबल बेल्ट में इंप्लीमेंट हो रहा है, लार्ज स्केल लेवल पे, हाँ बिल्कुल। और दूसरा आएगा डिफॉरेस्टेशन होगी, सबमर्जेंस केन बेटवा के अंदर पन्ना रिजर्व डूब गया आपका, तो वो लिखा ही नहीं किसी ने, वो तो इंट्रोडक्शन से लिखा आपने। तो ये लिखना है कि वो वाला पन्ना रिजर्व डूबा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चरिंग होना था, फिर कंक्लूजन जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कंक्लूजन देखो हमेशा क्या होता है, कंक्लूजन पॉजिटिव, किसी भी क्वेश्चन के 2-3 पॉजिटिव कंक्लूजन। पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंप्लीमेंटेशन में, पीपल पार्टिसिपेशन करवा दोगे तो अपने आप ही जो है डिसलोकेशन के मुद्दे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो पीपल पार्टिसिपेशन अप्रोच रखो, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन में। अब देखो लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, किसी ने भी मतलब बहुत बढ़िया अटेम्प्ट नहीं किया, एक आदि था जिसके 10 में से 10 के आसपास मार्क्स मिले।
डिस्क्राइब द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। जब पहला आ गया डिस्क्राइब, तो आपने पहले बता देना है ये रहा मालवा प्लेट्यू, ये रहा बुंदेलखंड, सेंट्रल हाईलैंड, ये रहा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये रहा तेलंगाना प्लेट्यू। अब आपका क्या होमवर्क है, हर प्लेट्यू जो इंपॉर्टेंट है, डेक्कन प्लेट्यू 4 नंबर के नोट के लिए कभी भी पूछा जा सकता है, इसके ऊपर 4 नंबर रेडी होनी चाहिए। मालवा प्लेट्यू 4 नंबर में पूछा जा सकता है, तेलंगाना प्लेट्यू 4 नंबर के लेवल का क्वेश्चन है, मैसूर प्लेट्यू 4 नंबर के लेवल का क्वेश्चन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू 4 नंबर के लेवल का क्वेश्चन है। सब प्लेट्यूज पे 4-4 नंबर के नोट तैयार रखो। अब ये पूछा गया, इसमें डिटेल में मत लिखना, हर प्लेट्यू पे 2-2 लाइनें लिख दो। डिस्क्राइब हो गया, डायग्राम बना दिया, पहला क्वेश्चन डन। डिस्कस इट्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, फिर बताओगे सेकंड पार्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कि जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है उसमें सबसे नीचे आर्कियन रॉक रखी है, उसके ऊपर धरवाड़ है, हमारी सारी माइन धरवाड़ के अंदर है। कोलार, अब एग्जांपल किसी ने कोई एग्जांपल नहीं लिखा, कोलार वर्ड ही नहीं लिखा किसने, कोलार की गोल्ड माइंस है ना। चित्रादुर्गा के अंदर हमारी जो है बाबा बुदान हिल्स के अंदर आयरन माइंस है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास बेला दिला के अंदर हमारी माइंस है, टालचर कोलसी में हमारी, किसने लिखा ही नहीं। तो हाँ, तभी तुम्हें 8 नंबर मिले, है ना। तो इसलिए कि उसको रिवॉर्ड कर दिया, तो हमें ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ पे कुडब्बा बेल्ट है, कहाँ पे यहाँ पे डायमंड की माइंस है। तो इस तरह से बताओगे, तो जियोलॉजिकली कनेक्ट करो इस बात को, ये क्लास का किया हुआ आपके नोट्स के अंदर है। तो जियोलॉजिकली बताई, सारी गोंडवाना एज बता दी इसके अंदर। उसके बाद लास्ट में सिग्निफिकेंस बताओ। सिग्निफिकेंस हमेशा याद रखो, 6 से ज्यादा मत बोलो, 20 नंबर का क्वेश्चन है चाहे। 6 सिग्निफिकेंस। सबसे पहली सिग्निफिकेंस कि यहाँ पे मिनरल बेल्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें सबसे बड़ा पैराग्राफ आना चाहिए था, सारे मिनरल बेल्ट बता दो कौन कौन सी यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल, जनजातियां यहीं पर है, इंडिया के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के नाम आने चाहिए थे विद देयर लोकेशन, चाहे डायग्राम बना दो उसी के साथ में। 20 नंबर में तो 4 पेज मिलते हैं, 3.5 पेज, 3.5 पेज में तो 3-4 डायग्राम मिलते हैं। तो आपको, आप समझो 20 नंबर में 14 नंबर मिलते हैं, लेकिन आपको 20 में से इन सारी टेस्ट सीरीज को घोट जाना, 20 नंबर में से 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली इसमें से आएंगे, एक क्वेश्चन होगा जो हो सकता है बाहर से आ जाए, जिसको आप जोड़ तोड़ करके लिखोगे। अगर 2 क्वेश्चन में आप 14-14 नंबर स्कोर करके, बहुत बड़ा स्कोर होता है। 28 नंबर आपके 15 सवाल अटेम्प्ट करने में भी नहीं आएंगे, है ना। 4 नंबर के अगर 15 कर लोगे तो 28 क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इसलिए इसको इस तरह से करना जरूरी है। क्लियर। तो इसमें ध्यान रखो कि इसको एक एक चीज एड्रेस होनी चाहिए जो सवाल में पूछिए, और उसी लय में, ये उसका स्ट्रक्चर है। चीजों को आगे पीछे कर दोगे तो स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा उसका। फिर लास्ट पर जब आप लिखोगे सिग्निफिकेंस में, तो जनजातियों की बात करी, फॉरेस्ट वेल्थ की बात करो, उसमें वेस्टर्न घाट लिखो, ईस्टर्न घाट लिखो। फिर मैंने कितनी बार क्लासेस में बताया, किसी ने नहीं लिखा, हमारे ये सबसे मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ इंडिया है, सारे न्यूक्लियर प्लांट, यूएमपीपी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट साउथ में। एग्जाम्पल लिखो ना उसके, बातों को कोरा मत छोड़ दो, एक लाइन में लिख के एग्जाम्पल बोलो कि कैगा है, कुंडाकुलम है ना, टैगा है, ये सारे पावर प्लांट्स के बारे में लिखो। क्लियर। तो इस तरीके से इसको कवर करना था। अब देखो, एक तो ये बात हो गई कि माइक्रो की पेपर के अंदर क्या क्या लिखना था। अब है अटेम्प्ट कौन सा क्वेश्चन पहले किया जाए। तो कोई गोल्डन रूल नहीं है कि 4 नंबर से शुरू करना है 20 नंबर। मेरा ऐसा मानना है, जो आजकल हम लोग जिन्होंने इस साल मेंस लिखना है उनके साथ मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूं, और एक्सपेरिमेंटल है, लास्ट ईयर हमने किया था 2-3 लोगों के साथ, उनको रिवॉर्ड हुआ कि उन सभी की सिलेक्शन हुई। 28 क्वेश्चन अगर आते हैं, या 8 क्वेश्चन आप लोग अभी कर रहे हो, 8 में से आपको भी उस दिन आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे अगले पेपर में ये अटेम्प्ट करना, इतवार को है ना अगला पेपर, उसमें इंप्लीमेंट करना। आपको 8 क्वेश्चन नहीं आते होंगे, ये तो आपको समझ आ गई। आपको लेट सपोज 4 क्वेश्चन आते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स, वो 8 में पूछा गया, 4 में पूछा गया, 20 में, आपका काम है पहले आधे घंटे में ये 4 सवाल निपटा दो, क्योंकि इनमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आते हैं, जो आते हैं उसमें सोचना नहीं पड़ेगा। तो आप समझो आप इनको 20 मिनट में लिख दोगे, क्योंकि लिखने में टाइम लगता ही नहीं है, सोचने में टाइम लगता है। इनको निभा दो, ये आपको एक बेस दे देंगे आंसर। मींस अगर आपने 4 क्वेश्चन किए, जिसमें से 2 4 नंबर के, एक 8 नंबर का, एक 20 नंबर का ही कर दिया, आप समझो 15-20 नंबर तो यही देगा आपको इमीडिएटली। अब बाकी के क्वेश्चन में हार्ड लो, जिसमें सोचना पड़ेगा और टाइम लगने वाला है, क्योंकि अगर वो छूट भी गए तो नुकसान नहीं होगा, नुकसान वहां पे होगा जो आते हुए छूट गए। राइट। ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, इससे क्या होता है, मार्क्स बहुत तेजी से गेन होते हैं। जैसे कैसे गेन हो रहे हैं, जो मैंने बोला था कि जो 14-28 में से 14 आते हुए क्वेश्चन थे जो 78 मार्क्स दे रहे थे, इनका नुकसान कभी नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन भी छूट रहा है या 2 भी छूट रहे हैं, 4 नंबर का छूटा तो 6 नंबर का नुकसान हुआ है, क्योंकि 6 नंबर कमाते हो आप इसमें, क्योंकि 4 में से 3-3 नंबर लाते हो, ये नहीं छूटने चाहिए। इसीलिए इनको पहले निपटा लो। इनको निपटाने में टाइम लगेगा, लेकिन ये रिवॉर्ड ही करने वाले, ये तो मार्क्स ही देंगे। बाकी के क्वेश्चन में आप कचरा जितना मर्जी लिख दो, नंबर थोड़ी मिलते हैं उसमें। तो उसमें आप ट्राई कर रहे हो कि लिख देते, देखते हैं एग्जामिनर नंबर देता नहीं देता, तो वो तो रिस्की पार्ट है, उसको लास्ट में ही करो। वो छूट भी गया तो बहुत नुकसान नहीं होने वाला उसमें, उसको हमेशा लास्ट में। तो आपने अगले पेपर में ये अटेम्प्ट करना है कि बेस्ट वालों को आधे घंटे में और एक ही घंटे में पेपर दो, क्योंकि स्पीड इसलिए मैटर करती है। पिछली बार लड़की का नाम बोल रहा हूँ, ऑप्शनल में थी, मेधावी,
उसके मार्क्स आते थे आउट ऑफ 200 110 115, जो कि हमारी चेकिंग के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा है कि इतना हाई मार्क्स आता ही नहीं किसी का। उसके हर पेपर में इतने मार्क्स आ रहे कंसिस्टेंटली, और जब पेपर एग्जामिनेशन देकर आई तो उसके आधे ही रह गए इसमें से। रीजन क्या है, वो 4 घंटे में पेपर देती थी और हमें उसने कभी नहीं बताया ना। हमें हमारी तो ये assumption है कि वो लिखती होगी 3 घंटे में। तुम लोग भी वही गलती कर रहे हो कि अगर तुम्हारे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं और तुम्हें इसी पॉलिसी है कि आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो वो अच्छे नहीं है अगर आप टाइम लिमिट को सिंसियरली फॉलो नहीं करें। इरिस्पेक्टिव आपने कोशिश करनी है, अगर आपका पेपर प्रीलिम्स 30 मिनट में पूरा होता है तो भी मेंस को आपने 1 ही घंटा देना, उसके बाद मत लिखो। क्योंकि जब तक आप इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करोगे बिल्कुल टाइम बाउंड में, तब तक आप हमेशा लाइन को, लिमिट को क्रॉस करोगे। वो लिमिट क्रॉस करने की एक आदत बन जाएगी। आप हर पेपर में 60 के 60 पेपर 3.5 घंटे में कवर करोगे। तो इसका मतलब क्या है, जिस दिन आप ओरिजिनली लिखने जाओगे आप आधे घंटे का छोड़ोगे। आधे घंटे का छोड़ने का मतलब है 20-30 नंबर आपके कमी आने होंगे, राइट। तो उससे आपको फॉल्स इंप्रेशन रहेगा कि तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं, तो राइट। तो 1 ही घंटा लो, उसी के हिसाब से उसको मैनेज करो। जो मैंने आपके लिए टाइमलाइन बनाई थी 4 मिनट में अगर 15 सवाल करते हैं तो 1 घंटा लगता है। 7.5 मिनट में 8 सवाल करते हैं, ये तो हो गया 15 चको 60, 1 घंटा। और 15 मिनट में 3 सवाल करते हैं 45। तब हमने बनाया था कि 2.25 घंटे में आपका पेपर पूरा होता है। 2.25 में होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन करनी होती है। कुछ क्वेश्चन है जिनको बाद में भी देखने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बात कर लिए होती है। ये नहीं हो पाता क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन तो 4 मिनट नहीं लगते। किसी क्वेश्चन में 2 मिनट लगेंगे जो आता होगा, जो नहीं आता होगा उसमें 6 मिनट भी लगेंगे, राइट। तो इसलिए अनइवन होगा, ऑन एन एवरेज आइए। आप कोशिश 4 के हिसाब से लेके चलोगे, ठीक है। तो इसको फॉलो करना है, तब जाके टेस्ट सीरीज आपको जो है बेनिफिट करेगी। नहीं तो आप 60 के 60 टेस्ट लिख लोगे, कोई इंश्योर नहीं है कि उसके बाद आपका सिलेक्शन के कोई चांस है। लगातार आपका टेस्ट सीरीज ऐसा हो कि आपका स्कोर बढ़ना चाहिए हर पेपर में। केवल कंटेंट से स्कोर नहीं बढ़ता है, कई सारे मैटर है। कंटेंट बहुत आता था, लिख नहीं पाए उस दिन, क्वेश्चन ही छूट गया, ये भी एक पार्ट है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट सीखो, राइट। कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशन सीखो। तीसरे नंबर पे आता है कंटेंट। कंटेंट बहुत लो ऑन प्रायोरिटी होता है, राइट। ये तीनों प्रायोरिटी है, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरिंग की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कंटेंट, थर्ड इज कंटेंट, राइट। और कुछ किसी को इसमें डाउट? अगले पेपर मैं इतवार तक आपके चेक कर दूंगा, उस दिन फिर हम एक डिस्कशन ऐसी कर लेंगे कि आप पेपर देना आके, पेपर के बाद फिर हम उस पेपर को डिस्कस कर लेंगे, राइट। तब तक आप आज के पेपर के जो आपने दिया इसके मॉडल आंसर पढ़ के आ जाना, ताकि आपके दिमाग में मोटी मोटी रूपरेखा कंटेंट की क्लियर हो जाए। ये कंटेंट इस तरह से ऑर्गेनाइज करना था।